अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब अलवी, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि मेरी तमाम वीडियोज़ एमफिल उर्दू के स्कॉलर्स के लिए बनाई जाती हैं, तो आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से बहुत अहम होने वाली है कि आज की इस वीडियो में हम मुआसिर अदबी रुझान के बारे में बात करेंगे। तो मुआसिर अदबी रुझान के बारे में देखते हैं कि डॉक्टर बाकिर वसीम क्या कहते हैं। तो डॉक्टर बाकिर वसीम के मुताबिक किसी भी मखसूस ऐब में बाज़ फ़िक्री या फ़नी मैलानात के ज़ेर असर हम असर उदबा की तहकीकात में दर आने वाली ममासलत को उस दौर का मुआसिर अदबी रुझान कहा जाता है। तो बात हो रही थी उर्दू अदब की। तो दोस्तों, उर्दू अदब अपनी 1000 साल से भी कम अरसे की तारीख में इस नौ के किसी भी अदबी रुझान से लाताल्लुक नहीं रहा। जदीद और जदीद तर अदबी रवैयों में वजूदियत का मामला हो, इश्तराकियत का मौजू हो, तासीरियत की बात हो या इजहारियत का रुझान हो, उर्दू के गुज़श्ता निस्फ सदी के अदब में उन तमाम रुझानात की निशानदेही बआसानी की जा सकती है। ये उर्दू अदब का वो इम्तियाज़ है जिसके बायस हिंदुस्तान की इलाकाई ज़ुबानों के माबैन उर्दू ने आलमी असर पजीरी के सिलसिले में हमेशा अपना इम्तियाज़ नुमायाँ रखा है। उर्दू ज़ुबान व अदब ने जिस तरह अपने गिरदो पेश की ज़ुबानों और अदबियात को अपने मखसूस रवैयों और रुझानात से मुतासिर किया है, इससे कहीं ज़्यादा उर्दू के अदब ने आलमी और मकामी रुझानात से मुतवाज़ी और मुतवाज़न अंदाज में असरात भी कबूल किए हैं। चूँकि रद्द कबूल का ये सिलसिला मुख्तलिफ अदबियात के दरमियान चलता रहता है, इसलिए उर्दू अदब ने भी अपने आप को आलमी अदब के रवैयों से कभी अलग नहीं रखा। दुनिया की बेशतर बड़ी ज़ुबानों के अदब में कदरे तकदीम व ताख़ीर के साथ बाज़ रुझानात का यकसां तौर पर नफूज़ और दुफूर नज़र आता है, और इसमें कोई शक नहीं कि मशरक़ी ज़ुबानों में अदबी मैलानात को किसी बड़े फ़िक्री रुझान या फ़लसफ़ियाना रवैये के पस मंज़र में नुमायाँ होने का मौका कम मिला है। ताहम मगरबी ज़ुबानों में जो अदबी रुझानात इम्तिदाद वक्त के साथ कार फरमा रहे हैं, उनके असरात ताख़ीर से ही सही मगर मशरक़ी ज़ुबानों पर ज़रूर असरअंदाज होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम मगरब के तनाज़ुर में क्लासिकी रुझान का ज़माना अमूमन निशात सानिया से पहले के अदवार में मुतय्यन करते हैं, मगर इस इस्तिलाह से बुलंद होकर अगर हम गुफ्तगू करते हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि अज़माना कदीम में जब समाज और मुआशरत का शिरादा बिखरा नहीं था और नुमाया इंसानी और अखलाकी इक़दार पर समाजी इदारों का मुकम्मल इत्तिफाक पाया जाता था, उन ज़मानों में पेश किए जाने वाले अदब को बिला तफरीक ज़ुबान अदब क्लासिकी अदब से मौसूम किया जाता था। ताहम एक बात अब भी वजाहत तलब रह जाती है कि मौजू, मवाद और मजमून के एतबार से इस नौ की यकसानियत और यकजहती को आया महज फ़िक्री रवैये का नाम दिया जा सकता है, या फिर इस यकसानियत और यकजहती के मज़ाहिर को हम उस ज़माने में तख्लीक होने वाले अदब की पेशकश, ज़ुबान बयान, सलीका इजहार और फ़नी दरोबस्त में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर इस पहलू पर गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि अज़माना कदीम की अदबियात में जिस तरह की इज्तिमाई इक़दारियत मौजू और मज़ामीन में मिलती है, उस नौ का इज्तिमाई इत्तिफाक इस बात में भी मिलता है कि क्लासिकी अहद के अदब में ज़ुबान बयान को तुझको एहतिशाम का हामिल होना चाहिए। हमें ये अंदाज़ा लगाने में कोई भी दुश्वारी नहीं होती कि मामला चाहे सनाए व बदाए का हो या फिर फ़नी तदाबीर को इख्तियार करने का हो। हैयत के मामले में रवायती ज़वाबत और उसूलों की पाबंदी का बेशतर क्लासिकी अदबी सरमाए के पस मंज़र में एक मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मुनज़बित अंदाज़ फ़िक्र के हामिल समाज की मौजूदगी का हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि यही इज्तिमाइयत कदीम क्लासिकी अहद की शिरादा बंद इक़दार का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, इसलिए रोमानियत, इनफिरादियत या बाद के दूसरे अदबी मैलानात के मुकाबले में क्लासिकीयत का तुर्रा इम्तियाज़ उन्हीं अनासर को तसव्वुर किया जाता है। आलमी अदब से उर्दू की असर पजीरी से मुताल्लिक ये बात महज क्लासिकी अदबी रुझान के बारे में नहीं कही जा सकती, बल्कि बाद के ज़माने में भी उस असर पजीरी में और भी इजाफा होता रहा है। तफसील से अगर हम बचे तब भी बाज़ नुकात तवज्जो तलब मालूम होते हैं। बात चाहे रोमानियत की हो, उबूरी दौर में तख्लीक करदा अदब की हो, या फिर हकीकत पसंदी, फितरत पसंदी या तजुर्बा पसंदी की हो, जब जब भी अदब में इस नौ के किसी अदबी रुझान को फ़रोग़ मिला है
تو ایک طرف سے اس کا رشتہ کسی نہ کسی فکری اور فلسفیانہ نقطۂ نظر سے جا ملتا ہے، تو دوسری طرف دنیا کے نسبتاً غیر ترقی یافتہ معاشروں میں تخلیق کردہ ادب بھی ان ادبی میلانات سے اپنا رشتہ استوار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اردو ادب اپنی 1000 سال سے کم عرصے کی تاریخ میں بھی اس نوع کے کسی بھی ادبی رجحان سے لا تعلق نہیں رہا۔ جدید اور جدید تر ادبی رویوں میں وجودیت کا معاملہ ہو، اشتراکیت کا موضوع ہو، تاثیریت کی بات ہو یا اظہاریت کا رجحان ہو، اردو کے گزشتہ نصف صدی کے ادب میں ان تمام رجحانات کی نشاندہی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ یہ اردو ادب کا وہ امتیاز ہے جس کے باعث ہندوستان کی علاقائی زبانوں کے مابین اردو نے عالمی اثر پذیری کے سلسلے میں ہمیشہ اپنا امتیاز نمایاں رکھا ہے۔ یہ تو رہی عام ادبی رجحانات کی بات۔ جہاں تک سوال اپنی تھیوری کے نام سے سختیات، مابعد سختیات اور ان کے رجحانات کے زیر اثر بین المتونیت، نئی تاریخیت، علم شرح و تعبیر اور تانیثیت جیسے ان موضوعات کا ہے جو گزشتہ 1/3 صدی سے اردو میں خاص سرگرمی سے زیر بحث ہیں، یا مابعد جدیدیت کے مباحث جنہوں نے آج اردو ادب کے بیشتر رویوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ یہ تمام اثرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اردو کا ادبی منظرنامہ کبھی بھی منجمد اور فکری طور پر غیر متحرک نہیں رہا ہے۔ اردو نے ہمیشہ ایک احساس اور روشن خیال زبان ہونے کا ثبوت دیا ہے اور عالمی سطح کے ادبی مباحث سے ہمیشہ آنکھیں چار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے کو تو یہ مباحث بہت زیادہ تفصیل طلب ہیں، مگر عالمی ادب سے اردو کی اثر پذیری کا سلسلہ ہر دور میں دراز رہا ہے۔ اگر ہم اردو ادب کو بغور دیکھیں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کن کن سطحوں پر عالمی ادب سے ہم آہنگ رہنے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ شکریہ۔